नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ काम है? ये सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में, ये काम आएंगे आपके दिल्ली यानी कि डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में, ये काम आएंगे आपके असिस्टेंट टीचर की भर्ती में, ये काम आएंगे आपके सीटेट में, रीट में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बाल विकास सीडीपी से जुड़े हुए हैं, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स इतिहास से जुड़े हुए हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो मेथड्स है टीचिंग मेथड्स उनसे जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप सबके सिलेबस में आने वाली है और सिलेबस में है। पिछले एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके अलावा वो क्वेश्चंस भी इसमें हमने जोड़े हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चंस को पूरा एक बार आप देख लीजिए। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको पोल में भी देता हूं जिनके जवाब आप देते हैं, तो ये भी देख लीजिए कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं, कौन कौन सा सवाल आपने पोल में अटेंड किया है, नहीं किया है तो आप पोल को डेली देखिए, वहां कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे भी जा सकते हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ये पोर्टल भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि इस पोर्टल में काफी सारी खूबियां हैं। तो रीट प्रिपरेशन में आज हम लेकर आए हैं पेपर फर्स्ट के लिए पर्यावरण के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपको एनवायरमेंटल से संबंधित हैं और रीट में या यूपी टेट में या फिर टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी जगह आपको यूजफुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में किया। किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले किया। कब किया? 1869 में किया। तो दोनों सवाल आपके सॉल्व यहाँ हो गए। दूसरा सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया? तो ये थे एजी टांसले। तो इसमें भी दो क्वेश्चन सोल्व हो गए। कब किया? 1935 में। और किसने किया? एजी टांसले ने। एक ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो दूसरे ने इको सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का। तीसरा सवाल है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक पदार्थ वो है जल यानी कि पानी। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा रहती है एक समान रहती है। देखो पृथ्वी पर जल की मात्रा समान रहती है लेकिन वो बदलती रहती है, यानी कि कभी वो बर्फ के रूप में होता है, कभी बादलों के रूप में होता है, कभी बूंद के रूप में होता है, कभी महासागरों में होता है। तो जल की मात्रा समान रहती है, ठीक है। पर्यावरणवादी उपागम के अनुसार मानव को माना गया है। पर्यावरणवादी मानव को क्या मानते हैं? मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना उसको मानते हैं। छठा है सतत विकास की अवधारणा ली गई है। नवनियतिवादी उपागम से सतत विकास की अवधारणा ली गई है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो नवनियतिवादी उपागम से ली गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास कौन करते हैं? तो वो करते हैं संभववादी। ये सारे वाद प्रतिवाद आपको याद रखने पड़ेंगे। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मन चाहा परिवर्तन कर सकता है। यह किसका तर्क है? तो यह भी संभववादियों का तर्क है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना क्योंकि यहाँ आप कंपटीशन बॉस ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। रीट के लिए, यूपी टेट के लिए, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट टीचर, इन सभी में आपको ये सवाल काम आने वाले हैं। अब नंबर 9 सवाल किसके मत में प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी है? तो नवनियतिवादी कहते हैं कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया जाना विनाशकारी है। वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना कहलाता है। तो वो होता है सतत विकास। तो ये सवाल आपकी जो यूपीएससी, आरएएस या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास किसे कहते हैं? कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा रखते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना सतत विकास या सतत विकास की अवधारणा कहलाती है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। 12 नंबर सवाल है जैव विविधता सबसे कम कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है टैगा वनों में। तो टैगा वनों में सबसे कम और सबसे अधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अब अगला सवाल है ताप अधिक होने पर जैव विविधता में क्या होगा? कमी होगी या वृद्धि होगी? जैसे जैसे टेम्परेचर अधिक होगा वैसे वैसे जैव विविधता में कमी होती जाती है। सवाल नंबर 14 हम देखें विश्ववृत्तों यानी कि विषुवृत्तों से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता में क्या होगी? कमी आएगी। तापमान बढ़ेगा तो भी कमी आएगी, अत्यधिक ठंड होगी तो भी कमी आएगी। घाटियों में जैव विविधता पाई जाती है, घाटियों में अधिक पाई जाती है क्योंकि वहां वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जंगली जीवों या वन्य जीवों की सुरक्षा वहां काफी रहती है। हेलोफाइट पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं क्षारीय मृदा में।
प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा माना गया है? तो यहां देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग लाल बताया गया है। इस सवाल में मुझे डाउट है, फिर भी कोई चीज आपको लगे तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, सही आंसर भी आप लोग डालना। दक्षिणी पश्चिमी रूस में घास के मैदान कहलाते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें हम वेल्ड कहते हैं। कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। कैटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो जो ग्रास लैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, उनके नाम अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में या फिर अलग अलग राज्यों में जिस भी अवधारणा के तहत आप देखते हैं अलग अलग रखे गए हैं, तो उनके नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। सवाल नंबर हम देख लेते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उन्हें हम वहां पंपास कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर भोजन बनाते हैं। कौन बनाता है? वो बनाते हैं पौधे। तो इनको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादक। यानी कि प्राथमिक उत्पादक कौन है? पौधे आदि। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पौधे आदि पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए जो चूहा है वो गेहूं खाता है या फिर प्राकृतिक चीजें खाता है, लेकिन चूहे को सांप खा जाता है, तो चूहा एक तरह से प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, यानी कि प्रथम रूप से उत्पन्न हुई चीज को खाने वाला हो गया, और द्वितीय उत्पादक हो गया, यानी कि वो किसी और का भोजन खुद भी है, इसलिए वो द्वितीय उत्पादक कहलाता है। अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर जीव क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है ना। अगला सवाल, सभी श्रेणियों के मांसाहारी उपभोक्ताओं का शिकार करने वाले जीव, उनको कहेंगे हम उच्च स्तरीय उपभोक्ता। जो सभी श्रेणियों के मांसाहारी उपभोक्ताओं का शिकार कर लेते हैं वो जीव उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य किसका उदाहरण है? तो मनुष्य सर्वभक्षी का उदाहरण है। वो वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सर्वाहारी भी है। केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर जीव क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेना। केवल वो जीव जो केवल भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं। 30 नंबर सवाल है, समुद्री प्रवाल एक अच्छा उदाहरण है। ये किसका है? आधार प्रजाति का, क्योंकि ये बेस है अन्य प्रजातियों का। मछली और लाइकेन किसके उदाहरण है? ये संकेतक प्रजाति के उदाहरण है, क्योंकि ये काफी संकेत देते हैं हमें नेचर संबंधित, प्रकृति संबंधित, इसलिए संकेतक प्रजाति के उदाहरण कहलाते हैं। तो समुद्री प्रवाल आधार प्रजाति का उदाहरण है और मछली और लाइकेन संकेतक प्रजाति के उदाहरण है। दोनों तीनों अच्छे सवाल हैं यहाँ। अगला सवाल, प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे हम सकल उत्पादक, सकल प्राथमिक उत्पादक, यानी कि जीपीपी। ठीक है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जीपीपी। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी कितनी है? तो देखो वो है 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। इसमें 3 इकाइयां दिख रही हैं आपको, 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ये बात ध्यान रखना, तीनों इकाई जहां हो वही क्वेश्चन आपका आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, दलदली क्षेत्र में भी पाई जाती है और एस्चुअरी में भी पाई जाती है। तो ये उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 35, किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय व प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को कहेंगे, तो उन्हें हम बायोमास कहेंगे। तो बायोमास की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोलॉजिकल सिस्टम में प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को हम बायोमास कहते हैं। अब ये सवाल आपके 20 वर्ड्स में भी आ जाए तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं हम। यहाँ दो भिन्न बायोम के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। यहाँ दो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं जो एक दूसरे से डिफर होती हैं, तो उसको हम इकोटोन कहते हैं। तो भिन्न बायोम के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? इकोटोन। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? तो केवल 1% भाग होता है सौर ऊर्जा का जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं जो अपने भोजन बनाने के उनके काम आती है। ऊर्जा स्थानांतरण का नियम 1942 में किसने दिया? ये थे लिंडेमान। तो किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। कब दिया? 1942 में दिया। लिंडेमान ने क्या दिया 1942 में? ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया।
अब है ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा हमेशा प्रभावित होती है। ऊष्मा हमेशा किधर प्रवाहित होती है, उसका फ्लो किधर रहता है, तो अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का फ्लो रहता है। तो ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है, वो संबंधित किससे है, ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित है। तो प्रवाह किधर होता है ऊष्मा का, अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर इसका प्रवाह रहता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आपके काम के मन मार के एक बार आप इनको पढ़ जाइए, आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।